नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम में अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को और उसका सटीक आंसर। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में वाइगोस्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, कोहलबर्ग इन लोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वाइगोस्की से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि बच्चों के बीच में दी जाने वाली सहायता, जो सहायता बच्चों को बीच में दी जाती है उसको क्या कहते हैं। तो उस सहायता को कहते हैं ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, इसके बाद देखेंगे तो वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा रहे हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे जो भी सीखते हैं अपने समाज से सीखते हैं, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा जो है सीखता है। और यहाँ पर प्रश्न बना है बच्चों को बीच में दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है। तो बच्चों को बीच में जो सहायता दी जाती है उसको कहते हैं ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और हिंदी में इसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न जीन पियाजे से संबंधित था जो पूछा गया था एग्ज़ाम में। जीन पियाजे के अनुसार पुरानी जानकारी में नए ज्ञान को शामिल करना क्या कहलाता है। तो पुरानी जानकारी में नए ज्ञान को शामिल करना कहलाता है समावेशन। अगर यहीं पर पूछता कि पुरानी जानकारी में नए ज्ञान के साथ कुछ बदलाव करना क्या कहलाता है, तो वह हो जाता समायोजन। ठीक, तो ये प्रश्न भी आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद देखते हैं जीन पियाजे के बाद कोहलबर्ग से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। कोहलबर्ग का टिफ़िन शेयर बच्चों का मतलब बच्चे जो हैं टिफ़िन शेयर करते हैं, वह कोहलबर्ग की जो भी उनका परंपरागत सिद्धांत है उसमें किसके अंतर्गत आएगा। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, और उसके 3 भाग हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो यहाँ पर प्रश्न जो आया था वह आया था उत्तर परंपरागत से कि सामाजिक अनुबंधन अवस्था जो है किसके अंतर्गत आती है। तो सामाजिक अनुबंधन अवस्था जो है वह आती है उत्तर परंपरागत अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न जो कि एकदम डायरेक्ट पूछा था, हावर्ड गार्डनर का प्रश्न था। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत का नाम क्या है। तो इनके सिद्धांत का नाम आप सभी को पता होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ये NCERT में सभी हैं, आपने पढ़ा होगा इसको। इसके बाद देखेंगे एक प्रश्न आपसे पूछा गया है सीटेट में, ADHD से ग्रस्त बच्चा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ADHD से ग्रस्त बच्चा, तो ADHD का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। और ADHD से जो ग्रस्त बच्चा होता है उसको कहते हैं अति सक्रियता, यानी कि जो बच्चे अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, वे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रश्नों को जल्दी से आसानी से कर जाते हैं, और यानी कि सामान्य बच्चों की तुलना में वो अधिक एक्टिव होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेल लिपि में बिंदु की संख्या। ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। तो ब्रेल लिपि में बिंदु की संख्या होती है 6। इसके बाद नॉम चॉम्स्की से एक प्रश्न पूछा गया था। नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा जो होती है वह जन्मजात होती है। इन्होंने कहा था भाषा अर्जन जन्मजात क्षमता है। नॉम चॉम्स्की से आपके एग्ज़ाम में कई बार पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी सभी लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन सभी लैंग्वेज में नॉम चॉम्स्की से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो नॉम चॉम्स्की का जो है भाषा को इन्होंने कहा था भाषा जो होती है जन्मजात होती है। ठीक, इसके बाद देखेंगे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, आपको घुमा के कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है टेप रिकॉर्डर द्वारा शिक्षण क्या कहलाता है। तो टेप रिकॉर्डर द्वारा जो शिक्षण होता है उसको कहते हैं सुनना कौशल, यानी कि ये सुनने कौशल के अंतर्गत आता है। टेप रिकॉर्डर से आप क्या करते हैं, सुनते ही हैं, तो ये सुनना कौशल के अंतर्गत आता है। और इस कौशल से भी संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना। इससे कई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है EVS से लिया गया है, शक्करखोरा एक पक्षी का नाम है। शक्करखोरा पक्षी जो है
उसका घोंसला जो है किस प्रकार का बनता है, यानी किस प्रकार से घोंसला बनाते हैं। तो जो शक्करखोरा पक्षी होता है उसका घोंसला जो होता है वह लटका हुआ होता है, यानी कि पेड़ों पर लटकता हुआ घोंसला। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि बच्चों को अगर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। तो अगर आप शिक्षक हैं और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना चाहते हैं, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं, तो एक वृक्ष अपनाने को कहेंगे। क्योंकि बच्चा अगर अनुभव करेगा, एक वृक्ष लगाएगा, उसको सींचेगा, उसको खाद पानी जो भी उसकी ज़रूरत होती है उसको पूरा करेगा, अपने अनुभव से सीखेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कई ऑप्शन दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर बेस्ट ऑप्शन था वो यही था, एक वृक्ष अपनाने को कहेंगे बच्चों को, जिससे कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिकता संबंधित बीमारी। आनुवंशिकता संबंधित बीमारी है वर्णांधता। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कि रंगों को पहचानने की समस्या होती है। ये प्रश्न भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें मुख्य रूप से 2 रंगों को पहचानने में बच्चों को समस्याएं होती हैं। ठीक, तो जिन भी लोगों को ये समस्या होती है कलर ब्लाइंडनेस की, उनको ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि ये लोग 2 कलर, यानी कौन कौन सा कलर, रेड और ग्रीन, इन 2 कलरों में पहचान नहीं कर पाते हैं, भिन्नता इनको समझ में नहीं आती है। इसी को कहते हैं वर्णांधता। और वर्णांधता जो बीमारी होती है वह आनुवंशिक बीमारी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूर्त में चिंतन। 51 प्रश्न हो, मूर्त में चिंतन। अच्छा, ये जीन प्याजे, ये प्रश्न जो है आपका वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से पूछा गया था। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसमें मूर्त में चिंतन बच्चा किस अवस्था में करता है। तो जो 4 अवस्थाएं उन्होंने दी है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का, उसमें जो सेकंड अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, सेकंड अवस्था है ना मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसी अवस्था में बच्चे जो हैं मूर्त में चिंतन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड अवस्था, जिसको मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, कन्नौज। कन्नौज नगर, जिसको इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में है। तो यूपी में पड़ता है कन्नौज। ये प्रश्न आपकी सीटेट में पूछा गया है और ये एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, यह मैथ का प्रश्न है, पूछा गया था आपके एग्जाम में, गणित सभ्यता का दर्पण, गणित को सभ्यता का दर्पण किसने कहा। तो कहा था हॉगबेन ने। 4 ऑप्शन थे जिसमें राइट आंसर हो जाएगा हॉगबेन। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, झूम कृषि। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है, किस राज्य में। तो मुख्य रूप से जो आपका ऑप्शन दिया था एग्जाम में, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। वैसे तो कई राज्यों में अलग अलग नामों से ये कृषि की जाती है, और झूम जो कृषि है उसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन। अगर बच्चों को पर्यावरण का अध्ययन कराना है तो किस प्रकार से कराएंगे। तो ये ऑप्शन कई ठो दिया था यहाँ पर, स्थानिक से वैश्विक, और अमूर्त से मूर्त, सामान्य से विशिष्ट। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो बेस्ट ऑप्शन है वह था स्थानिक से वैश्विक। ये आपका जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण का अध्ययन कराने के लिए स्थानिक से वैश्विक। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, मुक्त अंत वाला या बंद अंत वाला प्रश्न। तो आपको पता होगा मुक्त अंत वाले या बंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं उनको अभिसारी कहते हैं। अभिसारी चिंतन के अंतर्गत ये आते हैं, और कई बार प्रीवियस ईयर में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है। यहाँ से आपके हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मुक्त अंत वाला और बद्ध अंत वाला, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, या फिर जिसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। इनसे हर शिफ्ट में अलग अलग विषयों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि NEP। यहाँ से भी आपके हर शिफ्ट में लगभग प्रश्न बन जा रहे हैं NEP से। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो 1ली से 5वीं तक, यानी कि 1 to 5th तक बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वह कैसे दी जानी चाहिए। तो मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वह मातृभाषा में दी जानी चाहिए, NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। इसमें क्या है, मातृभाषा में शिक्षा यानी कि अनुभव के साथ जो बच्चों का अनुभव है उसके
अनुभव को जोड़ते हुए खोज परक रचनात्मक शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा इसमें दी जानी चाहिए। तो जो नई शिक्षा नीति है वह व्यवहारवाद पर बल देती है। ठीक है।